अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या हाल है आपका। इस नावल को पढ़ने के बाद एक चीज़ का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर नीयत सच्ची हो, इरादे मज़बूत हों और मंजिल का तयन आपने कर रखा हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपको आपकी मंजिल ना मिले। अल्लाह ताला जब आपकी नीयत और इरादे को जान लेता है, आपकी खुलूस नीयत को परख लेता है, तो ऐसे वसीले पैदा कर देता है कि आपको आपकी चाहत, आपकी मंजिल मिल जाती है। यहाँ भी मैंने ये देखा है कि परीशे अगरचा शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर अपने किसी अमल से उसने ज़ाहिर नहीं किया था, उसने किसी से हाल दिल नहीं कहा था, यहाँ तक कि अपनी बहुत करीबी दोस्त को भी बार बार मना कर देती थी कि मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। मगर अल्लाह ताला जानते थे। पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले ने जहाँ बहुत से रिश्तों नातों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया, वहीं इमदाद के लिए आने वाले इंजीनियर उफ़क़ अरसलान को उसकी परीशे से भी मिलवा दिया। या हम देख रहे थे कि परीशे उफ़क़ अरसलान से बात करने के लिए एक अजीब सी जज्बाती कैफियत में घिरी उससे बात करने के लिए रिसीवर थामे खड़ी हुई थी। तो आइए आज इसका बाकी हिस्सा सुनते हैं और हस्बे मामूल मुझे यकीन है कि आपको बेइंतहा पसंद आएगा। इसने रिसीवर कान से लगाया, वो बोलना चाहती थी मगर सारे अल्फाज लबों पर दम तोड़ गए। दूसरी जानिब कोई गहरे गहरे सांस ले रहा था। फिर परीशे की समातों में आवाज़ गूंजी, पारिशे, और इस लम्हे पूरी कायनात रुक गई थी। वो इस आवाज़ को लाखों के मजमे में शनाख्त कर सकती थी। वो आवाज़ जो किसी नगमा साज की धुन से ज़्यादा मधुर और ख़ूबसूरत थी। वो इसे पहचानती थी। वो इसका उफ़क़ अरसलान ही था, वो परी का कोह पैमा ही था। इसके पाँव लड़खड़ाने को थे। इसने बेख्तियार मेज़ का कोना मजबूती से थाम लिया। परी, बोलो ना परी, मैं सुन रहा हूँ। और वो बेख्तियार रो पड़ी। उफ़क़, कैसी हो परी? वो शायद उदासी से मुस्कुराया था। तुम कहाँ हो उफ़क़? वो इसी तरह रिसीवर कान से लगाए दूसरे हाथ से मेज़ का कोना पकड़े खड़ी थी। आंसू इसकी पलकों से टूट टूट कर चेहरे पर गिरने लगे थे। मैं हिमालय के आसमान के नीचे हूँ। तो एक दफ़ा फिर हिमालय का आसमान दोनों के बीच आ चुका था। वो एक दफ़ा फिर इन पहाड़ों में वापस आ चुका था जहाँ सा खींच कर वो इसे वापस लाई थी। तुम रो रही हो परी? वो बेचैन सा हो गया। इसने जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह बेआवाज़ रोती रही। परी, मत रो प्लीज़, आंखें साफ़ करो। वो इससे बहुत दूर था मगर इस लम्हे इसे खुद से बहुत करीब महसूस हुआ था। इसने मेज़ का कोना छोड़ दिया और इस हाथ की पुष्ट से भीगा चेहरा साफ़ किया। अब बताओ कैसी हो? वो जाने कैसे समझ चुका था कि वो आंखें साफ़ कर चुकी है, सो नरमी से पूछने लगा। बहुत तही दामा हूँ मैं उफ़क़, बहुत वीरान। इतनी वीरानियाँ मेरे मुक़द्दर क्यों बन गई हैं? मैं क्यों खाली हाथ रह गई हूँ? मैंने तो सब भी किया जो किसी लैला किसी हीर ने नहीं किया होगा। सोहनी का तो सिर्फ गढ़ा टूटा था, जबकि मेरा तो सब कुछ दुमानी की धुंध में टूट कर बिखर गया। फिर भी मंजिल नहीं मिली। मैंने तो इश्क में बर्फ़ का सहरा पार किया था। फिर भी सारी रियासतें रायगां चली गईं। वो फिर से रोने लगी थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे उफ़क़? तुमने ही तो कहा था। वो बहुत आहिस्ता से बोला। मैंने कहा था? हाँ, तुमने ही तो अहद लिया था। बरू का ग्लेशियर, हरामोश पर आता बर्फ़शार और दुमानी की धुंध इस अहद की गवाह थी। तुम्हें याद नहीं? मैंने अहद लिया था, मैंने कहा था। मैंने तो और भी बहुत कुछ कहा था। मैंने तो आबशार पर तुम्हें जूते उतारने को भी कहा था। तुमने उतारे थे। मैंने तो कैंप 2 से वापस चलने को भी कहा था। तुमने मेरी बात मानी थी। सिर्फ वही बात मानना क्यों याद रहा तुम्हें? तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं हॉस्पिटल में जागी तो मैं अकेली थी। आज फिर मैं अकेली हूँ। तुम नहीं रुके मेरे लिए। तुमने मेरे होश में आने का इंतज़ार भी नहीं किया और चले गए। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। फिर वो थके थके लहजे में बोला, मैंने तो अपनी खुशी से वो वादा नहीं निभाया था। खुशी नहीं थी तो ना निभाते। एक दफ़ा तो कहते मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। एक दफ़ा तो एहतजाज करते, ना मानते मेरी बात। एक दफ़ा तो कहते कि तुम गलत हो। तुम्हें अब लगता है कि तुम गलत थी? तुमने तो कहा था तुम रह लोगी। हाँ, कहा था,
फिर वो पूछ रहा था, फिर नहीं रह सकी। आंसू इसकी गर्दन पर फिसल रहे थे। खामोशी का एक तवील वक्फा दोनों के बीच छायल हो गया। परी, चंद लम्हे गुजरे तो उफ़क़ ने इसे पुकारा। वो जवाब में लफ्ज़ ये इसी तरह रोती रही। परी, मैं रुकना चाहता था, मगर तुमने मुझे जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा की वजह से कहा था। मैं तुम्हारे लिए अपने बाप से बढ़कर मुकद्दम नहीं हो सकता था, न मुझे होना चाहिए था, इसलिए मैं चला गया था। मैं नहीं चाहता था कि अस्पताल में तुम जागो और मुझे देखो तो तुम्हारे समझौते की कच्ची डोर टूट जाए। हाँ, तुम क्यों रुकते? तुम क्यों मेरा इंतज़ार करते? मैं तुम्हारे लिए हिमालय की तूफ़ान से लड़ी थी, मगर तुम मेरे लिए क्यों लड़ते? तुमने उफ़क़ मोहब्बत की होती तो तुम रुकते ना। वो बच्चों की तरह रो रही थी। पिछले 2 महीनों का करब आज बाहर बह रहा था। हाँ, वो जैसे ज़ख्मी दिल के साथ मुस्कुराया। सही कहती हो, मैंने वाकई मोहब्बत नहीं की थी। मैं मोहब्बत कर ही नहीं सका, हालांकि कोशिश बहुत की थी कि सिर्फ मोहब्बत करूं, मगर मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी परी। मैंने तो तुमसे इश्क किया था। मोहब्बत की होती तो शायद तुम्हें अपने बाप से बगावत करने पर मजबूर कर देता। मोहब्बत की होती तो शायद रह लेता। मोहब्बत की होती तो शायद अब वापस ना आता, मगर मैंने मोहब्बत ही तो नहीं की थी। इसके आंसू बहना रुक गए थे। फ़ज़ा बिल्कुल खामोश थी। सारी कायनात साकित होकर रह गई थी। इस कमरे की हर शय रुक कर, ठहर कर, बहुत ध्यान से इसे सुन रही थी। जो कह रहा था कि इसने मोहब्बत नहीं की थी, इसने इश्क किया था। उफ़क़, वो कुछ और न कह सकी। आंसू फिर से उबल पड़े। परी, तुम्हारे पापा वो नहीं रहे, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। दिल में दर्द की टीसें फिर से उठीं। मैं जानता हूँ। वो चौंकी। तुम्हें कैसे मालूम है ये सब? वो बहुत मशहूर आदमी थे। तुमने एक दफ़ा उनका पूरा नाम बताया था। उनके इंतकाल की खबर अखबार में पड़ी थी। इन 2 माह में मैंने कमरे में बंद होकर यही अखबार पढ़ने वाला काम ही तो किया है। फिर वो ज़रा ठहर कर कहने लगा, मैं तुमसे उनका अफसोस भी नहीं कर सका। मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं था, ना ही कोई ताल्लुक़ रहा था। ताल्लुक़ तो था उफ़क़। इसने गहरी सांस अंदर को खींची। हाँ, वो ताल्लुक़ तो दुनिया के तख्लीक होने से भी कबल बना था। अब तो इसके मिटने के बाद ही ख़त्म होगा। वो चुपचाप आंसू साफ़ करने लगी। इसके दिल का बोझ पहले से बहुत हल्का हो गया था। परी, कुछ देर बाद उफ़क़ ने से पुकारा, मैं आ जाऊँ? क्या तुम्हें अब भी ये पूछने की ज़रूरत है? ठीक है। वो अब खुलकर मुस्कुराया था। फिर मैं कल आ रहा हूँ। मुझे वैसे भी तुम्हारा पत्थर देना था। मुझे मालूम है, मेजर नुमान ने बताया था कि वो पत्थर बल्कि जेमस्टोन तुम्हारे पास है। वो अब ख़ुद को संभाल चुकी थी। मैज़ का कोना इसने छोड़ दिया था। जेमस्टोन, वो धीरे से हंसा। इतने अच्छे फ़ौजी अगर धोखा खा ही गए तो तुम्हें इनको ये नहीं बताना था कि ये पत्थर एक 250 रुपये के कैचर पर लगा था और कीमती नहीं था। नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? मेरे लिए तो वो वैसा ही कीमती है जैसे वो तस्वीर थी। मेजर आसिम ने दे दी थी वो। हाँ, मुझे मिल गई थी। मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता था जो तुमने 3 माह पहले मुझे वाइट पैलेस की बालकोनी में खड़े होकर सुनाया था। वो सर झुकाए मेज़ का कोना खुरच रही थी। फिर मैं कल आ रहा हूँ और अब रोना नहीं है। हाँ, ठीक है। इसने फिर से आंखें रगड़ी। नहीं रोऊंगी। मेज़ की चमकती सतह पर इसे अपना रोया रोया मुतवर्रम चेहरा दिखाई दे रहा था। उफ़क़, तुमने आखिरी दफ़ा अस्पताल में मेरे कान में क्या कहा था? अचानक याद आने पर इसने पूछा। वही जो इस तस्वीर पर लिखा था। अच्छा। वो धीरे से हंसती। फिर किसी ख्याल के तहत पूछने लगी, सुनो। बोलो। तुम कल किधर आओगे? पिम्स, इस्लामाबाद। नहीं, वहाँ मत आना। वो सोच कर बोल रही थी। वो क्यों? वो हैरान हुआ। वो वक्त तुम्हें याद है? वो वक्त आज से 3 माह और 3 दिन पहले, जब मारगला की पहाड़ियों पर बीच सड़क पर मुझे एक शहज़ादा मिला था। और जब बीच सड़क पर शहज़ादे को एक परी मिली थी। वो मुस्कुराया। हाँ, तुम्हें याद है, इस रोज़ मारगला की पहाड़ियों पर बादल उतरे थे और मैं सड़क के किनारे इस सफ़ेद पत्थर पर बैठी थी जब तुम घोड़ा दौड़ाते हुए सड़क की ऊंचाई से नीचे आ रहे थे। तुम्हें वो बादल, सड़क की वो ऊंचाई और वो सफ़ेद पत्थर याद है? मैं कुछ भूला ही कब हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम कल इसी वक्त दोपहर के 3 बजे मुझे वहीं मिलो। मैं इसी पत्थर पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम इसी तरह घोड़ा दौड़ाते हुए मेरे करीब आकर मुझे पुकार कर कहना कि क्या तुम मेरी तस्वीर उतार सकती हो? फिर मैं तुम्हारे कैमरे से तुम्हारी तस्वीर लूँगी। तब तुम कहना कि तुम 20 साल बाद एक सफ़रनामा लिखोगे और इसके फ्रंट पेज पर यही तस्वीर लगाओगे।
اس کا کیپشن ہوگا اس کوپ ماں کی تصویر جو اب کبھی پہاڑوں میں نہیں جائے گا۔ پھر افق، پھر ہم تصور کریں گے کہ ہم کائنات بننے کے بعد پہلی دفعہ ان پہاڑوں پر مل رہے ہیں۔ ہم تصور کریں گے کہ بیچ کے یہ 3 ماہ ہماری زندگیوں میں جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ تم کبھی نہیں بدلو گے پریشے جہاں زیب، تم ہمیشہ عام چیزوں میں بھی خوبصورتی تلاشتی رہو گی۔ وہ اس کی خوبصورت تخیل پر ہنس دیا۔ تم بھی تو یہی کرتے ہو۔ خیر، میں دعا کروں گی کل بھی مارگلا کی پہاڑیوں پر ایسے ہی بادل اتریں جیسے 3 ماہ اور 3 دن قبل اترے تھے۔ میں دعا کروں گا کہ مجھے میری پری اسی طرح سفید اور گلابی رنگوں میں ملے۔ تم کل وہی جوگرز اور وہی کپڑے پہننا جو اس روز پہنے تھے۔ پریشے نے سر جھکا کر اپنے جوگرز کو دیکھا جو اب بدرنگ ہو چکے تھے۔ کیا وہ یہی پہن کر افق سے ملنے جائے گی؟ نہیں، وہ نئے خرید لے گی۔ افق کو کون سا ان کا ڈیزائن یاد رہنا ہے؟ مردوں کو ایسی باتیں کہاں یاد رہتی ہیں بھلا؟ ٹھیک ہے، اور تم بھی وہی جیکٹ پہننا۔ پھر دونوں ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ دونوں نے کچھ سوچا، پھر اکٹھے ہی بولے، اور تم وہی والا؟ مگر کچھ یاد آنے پر دونوں دوبارہ سے خاموش ہو گئے۔ چونکہ اکٹھے بولے تھے سو دوسرے کی بات نہیں سن سکے تھے۔ خیر، اب تمہارے ماموں تمہارے گارڈین ہیں، پھر کل ان کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پچھلی بات میں گمتی بے دہانی سے بولی۔ وہ کیوں؟ تمہیں ٹام کروز نے پرپوز کیا تھا نا، سو اس کا پرپوزل پہنچانے آؤں گا میں۔ وہ ہنستی۔ ہاں، اچھا آدمی ہے، میں کر لوں گی اس سے شادی۔ ہاں، مگر مجھے قتل کر کے اس سے شادی کرنا۔ وہ جل کر بولا، پھر خود ہی ہنس دیا۔ اچھا، اب میں فوج کا مزید خرچہ کروانے کے بجائے فون بند کر رہی ہوں۔ کل دوپہر تمہیں 3 بجے تم یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے یاد ہے، میں ارتھ کوئک ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے آیا تھا، مگر کل کے لیے وقت نکالوں گا۔ میرے لیے سب سے اہم کام تم ہو۔ مجھے یاد ہے راکا پوشی کی برف میں تمہارے آنسو گرے تھے، مجھے وہ آنسو تمہیں لوٹانے ہیں۔ میں ضرور آؤں گا۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ پرسکون تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر ایک طمانت بھری سانس لی، پھر آنکھیں کھول دیں۔ وہ کمرہ کتنی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ کھڑکی سے باہر نظر آتا پودا کتنا سرسبز تھا اور فضا کتنی خوشبودار تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ میجر نعمان اسے تھوڑی دیر بعد مل گیا تھا۔ ہو گئی بات، آپ خوش ہیں؟ پریشی نے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلا دیا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ محض پتھر کا نہیں تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ آج اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ وہ پورا گھنٹہ مظفر آباد کی مسمار دکانوں کے قریب متلاشی نگاہوں سے کچھ کھوجتا رہا تھا، مگر اس کی مطلوبہ شے اسے مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ جانے کب وہ مایوس سا چلتا چلتا ہائی کورٹ لانز تک آ گیا۔ ہائی کورٹ لانز میں بھی خیمہ بستی نصب تھی۔ وہاں ایک جگہ گھاس پر بے تحاشا گرم کپڑوں، سویٹرز، ٹوپیوں اور موزوں وغیرہ کا ڈھیر لگا تھا۔ ارد گرد چند لوگ پھر رہے تھے، مگر امداد کے کپڑوں کے ڈھیر سے کوئی کچھ نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے متلاشی نگاہوں سے اس ڈھیر کو دیکھا، لیکن اس کی مطلوبہ چیز وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ مایوسی سے پلٹنے ہی لگا تھا جب اسے دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی سر جھکائے بیٹھی دکھائی دی، جس کے سر پر ہاتھ سے بنا ہیٹ تھا۔ اس کی مراد بر آئی تھی۔ وہ اسی طرح جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز قدموں سے چلتے ہوئے استقایا۔ بات سنو۔ اس کے بالکل قریب سامنے جا کر افق نے اسے مخاطب کیا۔ لڑکی نے گردن اوپر اٹھائی۔ اس کے بال بھورے اور رخسار سیبوں کی طرح سرخ تھے۔ اس کا رف سا حلیہ دیکھ کر افق کو قدرے تذبذب ہوا۔ تم انگریزی سمجھتی ہو؟ ہاں، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، بلکہ تھی۔ دھوپ سے سرخ ہوتے چہرے پر سوگواریت بکھر گئی۔ اب کہاں کی یونیورسٹی اور کہاں کی انگریزی، سب کچھ تو راکھ ہو گیا۔ خیر، تم بتاؤ، تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں، مجھے تمہارا ہیٹ چاہیے۔ وہ اسی طرح اس کے سامنے کھڑا گردن جھکائے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی ویسے ہی درخت سے ٹیک لگائے سر اٹھائے اسے تک رہی تھی۔ میرا ہیٹ؟ اس نے اپنی سبز آنکھیں حیرت سے سکیڑیں۔ اس بند رنگ پرانے ہیٹ کا کیا کرو گے؟ مجھے کسی کو گفٹ دینے کے لیے ایک ہیٹ چاہیے، مگر مظفر آباد میں مجھے تمہارے ہیٹ کے سوا کوئی دوسرا ہیٹ دکھائی نہیں دیا۔ یہ تو بہت پرانا ہیٹ ہے، شاید 3 سال قبل میں نے بنایا تھا۔ لڑکی ہیٹ سر سے اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اوہ، یعنی تم ہیٹ بنا سکتی ہو؟ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے تو، مگر میری پھپھو نے مجھے یہ سکھایا تھا۔ خیر، تمہیں ہیٹ چاہیے؟ میرے گھر میں شاید کوئی رکھا ہو۔ اس نے اسے دوبارہ سر پر پہن لیا۔ ہاں، سادہ سا ہو اور اوپر ایک ادھ کھلا سرخ گلاب ضرور لگانا، جس کی پتیاں کنارے سے سیاہ ہو کر مرجھا گئی ہوں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باسی گلاب کا کیا فائدہ؟ میں تمہیں یہ بات نہیں سمجھا سکتا، مگر جسے دینا ہے اسے باسی گلاب اچھا لگے گا۔ وہ فون پر اسے یہی ہیٹ پہن کر آنے کو کہنا چاہتا تھا، مگر تب اسے یاد آیا تھا کہ وہ ہیٹ تو ماہو ڈونڈ کے پانی پر تیرتا بہت دن پہلے
अशू में गिर चुका था। इन दिनों ने इश्क में बहुत कुछ खोया था, अब इसे परीशे के हिस्से की हर चीज़ इसे लौटानी थी। तो तुमने इसे वो हैट कब देना है? लड़की ने दिलचस्पी से इसे देखा। जीन्स, स्वेटर, सर पर पी कैप पहने, जीन्स की जेबों में हाथ डाले, वो ऊंचा लंबा सा वजी गैर मुल्की इसे खासा दिलचस्प लगा था। कल सुपहर 3 बजे। तो फिर मैं सुबह ताज़ा गुलाब ही लगा दूंगी, सुपहर तक तो वो मुरझा जाएगा। मैं सुबह रोशनी होने के बाद गुलाब तोड़ूंगी, ऐसे वो जल्दी मुरझा जाते हैं। मुंह अंधेरे तोड़ो तो देर तक फ्रेश रहते हैं। वाह, तुम तो बहुत अक्लमंद लड़की हो। शहद रंग आंखों में सताइश उतर आई। खैर, मुझे कल सुबह सवेरे वो हैट नीलम स्टेडियम में ला देना। वहाँ जो आर्मी कैंप का आखिरी वाला सब्ज़ खैमा है ना, वहाँ पर आ जाना। वैसे कितने पैसे लोगी हैट के? लड़की बहुत दुख से मुस्कुराई। तुम कहाँ से आए हो? तुर्की से। क्या डॉक्टर हो? नहीं, इंजीनियर हूँ। फिर तुम सिर्फ मेरे पहाड़ों पर बसने वाले लोगों की मदद करो। वो हैट मेरी तरफ से मेरे पाकिस्तान आने वाले तुर्क इंजीनियर के लिए एक तोहफ़ा होगा, तो मैं शाम में ला ही दूँगी। नहीं, अभी तो हम कुछ लोग दूर रिमोट एरियाज़ इमदाद लेकर जा रहे हैं, शाम तक तो शायद वापस आ जाएं। तुम सुबह आ जाना और तोहफे का शुक्रिया। वो कहकर पलटने लगा। सुनो, तुमने वो हैट देना किसे है? लड़की की आवाज़ में तजस्सुस था। उफक ने एक लम्हे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए शान ने झटके। तुम्हें क्यों बताऊं? कितने महीनों बाद आज वो खुलकर मुस्कुराया था। फिर मज़ीद कुछ कहे बिना वो वहाँ से चला आया। इसके दोस्त इसका इंतज़ार कर रहे थे। इन सब ने भी आगे पहाड़ों में जाना था। ये सोचते हुए इसने अपने कदम तेज़ कर दिए। आपके बॉस अंदर हैं? वो CMH से सीधी मामू के ऑफिस गई थी और अब इनके कमरे के बाहर एक लम्हे को रोक कर इनकी सेक्रेटरी से इस्तफसार कर रही थी। जी, मगर अभी वो दुबई के लिए निकलने ही वाले हैं, आप कुछ दिन। वो अनसुनी करती दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे की सीध में काफ़ी दूर आबनोसी मेज़ के पीछे मामू अपनी एग्जेक्टिव चेयर पर बैठे मेज़ की सतह पर रखी फ़ाइल पर झुके कुछ लिख रहे थे। आहट पर सर उठाकर देखा, फिर मुशफ़िकाना अंदाज में मुस्कुराए। आओ बेटा। इन्होंने फ़ाइल एक तरफ डाल दी। आज ऑफिस में खैरियत? जी, बस एक बात करनी थी। वो तवील कुर्सी खींच कर बैठ गई। हाँ कहो, वैसे अच्छे टाइम पर आई हो, मैं अभी फ़्लाइट के लिए ही निकल रहा था। खैर, क्या पियोगी? चाय, कॉफ़ी? नहीं, रहने दे, मुझे बस आपसे बात करनी है। चलो बताओ, कौन सी इतनी ज़रूरी बात थी? वो अपना सारा काम छोड़कर बहुत ध्यान से इसकी तरफ मुतवज्जो थे। परीशे ने बमुश्किल थूक निकला। हिम्मत करके आ तो गई थी, मगर अब बात कैसे करें? शायद इसे मामू से पहले बात करनी चाहिए थी। यूं बराह रास्त मामू से बात करना मुनासिब ना था, लेकिन इन्हें आज चले जाना था और फिर हफ्ते बाद उनकी वापसी थी। वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वो मामू, मैं दरअसल। वो रुकी, कदरे हिचकिचाई, फिर उंगली से अंगूठी निकाल कर सामने मेज़ की चमकती सतह पर रख दी। आप ये फुप्पो को वापस कर दें। नज़रें गोद में धरे हाथों पर जमाए वो आहिस्तगी से बोली। इसमें इस वक्त निगाह उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो उर्फक बाज़ मामलात में बहुत बहादुर और बाज़ में बहुत बुज़दिल थे। कुछ देर तक मामू कुछ न बोले तो इसने डरते डरते सर उठाया। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहे थे। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि मैंने पापा की ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं की? ख्वाहिशात ज़िंदगी तक होती हैं, जो चले जाते हैं उनकी ख्वाहिशात की पूरा होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अमूमन हम लोग दूसरों की ज़िंदगियों में उनको दुख देते हैं और उनकी मौत के बाद उनके लिए तस्बीहात पढ़ते हैं। तुमने परी अपने पापा की ज़िंदगी में कभी उनकी नाफरमानी नहीं की, उनकी हर बात पर सर झुकाया, हर हुक्म की तामील की। तुम्हारे पापा तुमसे राज़ी इस दुनिया से गए हैं। तुम्हारी शादी जिससे भी हो, अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हें सिर्फ़ इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि तुम खुश हो या नहीं। आप लोग भी इस रिश्ते से नाखुश थे ना? मामू की बातों से इसका अज़ली एतमाद लौटने लगा। हम कतन खुश नहीं थे, मगर इसमें जहाँज़ेब का कसूर नहीं था। भांजे भतीजे सभी को प्यारे होते हैं। निशा की मंगनी भी तो मैंने तुम्हारे मामू के भतीजे से की है ना। अपने खून के बायस इंसान जानते बूझते हुए भी बहुत कुछ नज़रअंदाज कर देता है। फिर भी आपने पापा के इंतकाल के बाद ये रिश्ता ख़त्म करने का नहीं सोचा? मैं कई दिनों से तुम्हारे मुँह से ये सब सुनने का मुंतज़िर था। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। वो बुज़ुर्गाना शफ़क़त से मुस्कुराए। आप ये फुप्पो को, मेरा मतलब है किस बुनियाद पर इसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया, वो मेरा मसला है। लेकिन फिर भी वो बहुत शोर मचाएंगी। वो कतन परेशान थी। बेटा, मेरी भी तो कोई बात है ना। अगर इतना हौसला करके मुझ पर एतमाद करके ये सब कहा है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं संभालूंगा, तो तुम इस बारे में सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसने तशक्कुर से मुस्कुराते हुए सर हिलाया। थैंक यू मामू, मैं चलती हूँ। फिर वो घड़ी देखती उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते पलटी। आप फूफो से कब बात करेंगे? दुबई से वापसी पर। अच्छा। वो जाने के लिए मुड़ी। परी बेटा,
वो दरवाजे के करीब थी जब इन्होंने इसे पुकारा। वो दरवाजे की नोक पर हाथ धरे वापस मुड़ी। जी मामू। बेटा, अपने पापा के बारे में कभी बदगुमान ना होना। अपने भांजों से हर बेटी के बाप को बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि राका पोशी जाने की इजाज़त ना मिलने पर तुम्हारी नाखुशी महसूस करके तुम्हारे लिए लाखों रुपया खर्च करने वाला बाप ज़िंदगी के सबसे अहम मामले में संगदिल हो गया था तो तुम गलत हो। इसे अंदाज़ा था कि तुम नाखुश हो, मगर इसे अपना भांजा इतना प्यारा था कि इसके ख्याल में सैफ से शादी करा के वो तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे रहा था। तुम्हारे पापा की सोच हर मशरकी बाप की तरह यही थी कि वो अपनी बेटी का बुरा भला बहुत ज़्यादा बेहतर समझता है। वो एक बेहतरीन बाप था। इसने हर हाल में तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन ही सोचा। वो उदासी से मुस्कुरा दी। आई नो मामू, मैं पापा से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। शायद मैं सैफ से शादी भी कर लेती, मगर बस दिल नहीं मानता। वो उससे आगे कुछ और भी कहना चाह रही थी मगर रुक गई। ये बात इसे मामू की वापसी पर करनी थी। खुदा हाफिज़ मामू। वो वहाँ से चली आई। अब इसका रुख मार्केट की तरफ था। जिन्ना सुपर में एक ऐसी शॉप थी जहाँ से वो अक्सर गैर मुल्की नवादरात ख़रीदती रहती थी। मुझे तुर्की का झंडा चाहिए। इस शॉप में आकर इसने सेल्समैन से कहा। उफ़क़ को फ़ोन पर वो वही मफलर पहन कर आने की ताकीद करने लगी थी, मगर तब इसे याद आया था कि वो मफलर तो बहुत ऊपर राका पोशी की बर्फ़ में आने वाली कई सदियों के लिए वो दफन कर चुकी थी। अब इसे वैसा ही एक मफलर उफ़क़ अरसलान को गिफ्ट करना था। तुर्की का झंडा तो नहीं है, सेल्समैन ने चंद मिनट बाद बताया। अच्छा, इसे मायूसी हुई। लेकिन आप मंगवा कर तो दे सकते हैं ना। मुझे कल सुबह तक चाहिए। कल तक? सेल्समैन सोच में पड़ गया। मैं 10 गुना ऊपर कीमत दे दूंगी, मगर मुझे हर हाल में तुर्की का झंडा कल तक चाहिए। इसका अंदाज़ दो टोक था। जी 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 श्योर, कल सुबह आप उठा लीजिएगा। वहाँ से तो वो जूतों की दुकान तक आई थी। अपने पुराने जोगर से मिलते जुलते सफ़ेद और गुलाबी रंगों वाले जोगर्स ख़रीदे। अब इसे हॉस्पिटल जाकर इस्तीफ़ा देना था। कल से वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी। नई ज़िंदगी जिससे इसे गुजरे हुए 3 माह और पहाड़ों को मिन्हा करना था। सामान गाड़ी में रखकर इसने ऊपर आसमान को देखा। अब नीली चादर में जगह जगह सफ़ेदी झांक रही थी। सैफ बादलों के झुंड इसे इस्लामाबाद से काफ़ी दूर थे। काश वो बादल कल इसी जगह इसी वक्त मारगला की पहाड़ियों पर उतरें जब वो उफ़क़ से मिलने जाए। ठंडी हवा इसकी मुखालिफ सिमत से चली, इसके बार बार इसके चेहरे पर बखेर रही थी। इसने गाड़ी में बैठने से कबल चंद लम्हों के लिए आंखें मौंद कर हवा की खुशबू सूंघी और दरख्तों पर फुदकती चिड़ियों की सरगोशियाँ और कदमों तले बोलते पत्थरों की आवाज़ें सुनी। फिर आने वाले दिन की खुशियों का तस्वर करते हुए वो आंखें खोल कर गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि दूर कहीं से उड़कर आते 2 कौओं ने इसके सर के पिछले हिस्से पर अपनी चोंचें मारी। इसके लबों से कराह निकली। दूसरे ही पल वो आसमान पर उड़ते चले गए। वो सर का पिछला हिस्सा सहलाते हुए खौफसदा निगाहों से उफ़क़ पर गायब होते इन कौओं को ताक़ुब में देखती रही। क्या फिर कोई बुरी खबर इसकी मुंतज़िर थी, या वो ज़रूरत से ज़्यादा तोहिम परस्त हो चुकी थी। वो सर झुटक कर कार में बैठ तो गई, मगर अब दोनों कौमों को जहन से झुटकना इसके लिए बहुत मुश्किल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। खेमे के बाहर रखी चौथी कुर्सी खींचते हुए जीनक ने बेहद हैरत से पूछा। बाकी तीनों कुर्सियों पर उफ़क़, कैनन और अहमद बैठे थे। मैंने इसे कांटेक्ट किया और कल मैं इसे मिलने जा रहा हूँ, दैट्स इट। वो बज़ाहिर लापरवाही से बोला, मगर लबों पर बिखरी आसूदा मुस्कुराहट छुपा नहीं सका। तुम खुशकिस्मत हो। मुझे एक देखो मंगनी से 2 दिन पहले कॉल आ गई, कश्मीर जाना है। जेनिक ने मसनूई तासुब से सर झटका। इसकी मंगनी मुलतवी हो चुकी थी और इसने खुद ही की थी। ये वही था जो इन सबको वहाँ लाया था। फिर तुम हमारे साथ इन रिमोट एरियाज़ में ना ही जाओ तो बेहतर है। अहमद ने कुछ देर सोचने के बाद संजीदगी से कहा। देखो, वहाँ हमें मलबे तले दबे लोगों को निकालना है। तमाम इमारतें आधी खड़ी होंगी और अगर रेस्क्यू रोक कर किसी आफ्टर शॉक से बचने की पूरी कोशिश भी की गई, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई इमारत तुम्हारे ऊपर गिर गई तो हम डॉक्टर प्रीशी को क्या जवाब देंगे। अहमद, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। उफ़क़ ने खफकी से इसे देखा। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है। आने कहती है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा इसने तुर्की में नहीं देखा था। हर माँ यही कहती है, मेरी माँ भी यही कहती थी। असल औकात तो यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने बताई थी। कैनन हंसकर बोला, चलो हम जा रहे हैं, तुमने चलना है? जेनिक सामान पैक करते हुए पूछने लगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या भूल गया है कि मैं और तुम हमेशा हर जगह इकट्ठे रहते हैं? वो भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, लेकिन तुम्हें कल इस्लामाबाद जाना है ना। वो इलाका दूर है, शायद तुम्हें सुबह तक वापसी ना हो सके हमारी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर देर हो गई तो मैं कल के बजाय परसों चला जाऊँगा, लेकिन हमें साथ ही जाना है। याद है हमारा मोटो था कि उफ़क़ और जीनक जन्नत में भी इकट्ठे ही जाएंगे।
वो हंसकर कहते हुए अपना सामान समेटने लगा। बात सिर्फ जीनत के साथ जाने की नहीं थी, इसका दिल अंदर ही अंदर इन लोगों का सोच कर तड़प रहा था जो इतने दिन गुजरने के बाद भी मलबे तले दबे हुए थे। आज उन्होंने मुजफ्फराबाद से चंद लोगों को ज़िंदा निकाल लिया था, सो ऐसी उम्मीद थी कि वहाँ कुछ जाने तो ऐसी होंगी जिन्हें वो जालिम पत्थरों से निकाल सकेंगे। इनके ग्रुप में कराची यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स, चंद जवान और वो चारों तुर्क थे। हेलीकॉप्टर ने इन्हें दूर पहाड़ों पर एक जगह उतारा था जहाँ से 6 घंटे पैदल सफ़र करके वो इस बस्ती में पहुँचे थे जहाँ 8 अक्टूबर के बाद कोई नहीं आया था। वो छोटा सा गाँव नुमा कस्बा था जिसके पहुँचने के ज़मीनी रास्ते लैंडस्लाइडिंग के बाद मसदूद हो चुके थे। सो हर सू इमारतों का मलबा बिखरा था, क्या स्कूल क्या घर सब मुनहदिम हो चुका था। वो एक बड़ी इमारत थी जो आधी मुनहदिम हो चुकी थी और बाकी आधी सलामत खड़ी थी। 8 अक्टूबर के बाद शायद कोई शख्स इसके करीब नहीं फटका था। वजह इसका आधा खड़ा हिस्सा था जो इतना कमज़ोर था कि महज एक आफ्टर शॉक ही इसे ज़मीन बोस करने के लिए काफ़ी था। ये तो इतनी बड़ी इमारत है, ग़ालिबन गवर्नमेंट का कोई इदारा है, यकीनन अंदर बहुत से लोग होंगे और हो सकता है कुछ ज़िंदा भी हों। उफ़क़ के पीछे जब कोई भी इस इमारत में दाखिल ना हुआ तो वो बाहर निकल कर इन तमाम लोगों से कहने लगा, इतने दिन बाद तो शायद ही कोई ज़िंदा हो। एक लंबे लड़के ने मायूसी से कहा, मगर आज उन्होंने मुजफ्फराबाद से कुछ लोग निकाले हैं, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। किसी ने आना है तो आए और जो आफ्टर शॉक्स के डर से बाहर रुकना चाहता है वो रुक जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो 2 टोक अंदाज में कहकर अपने आलात लिए अंदर दाखिल हुआ। फौजियों और तुर्कों ने इसने तकलीद की। वहाँ हर तरफ मलबा बिखरा था, शायद कोई स्कूल था जिसके आधे से ज़्यादा कमरे मुनहदिम हो चुके थे, कुछ की छतें भी आधी गिर चुकी थीं। जिस कमरे में वो दाखिल हुआ इसकी छत आधी से ज़्यादा ज़मीन बोस हो चुकी थी। वो और एक जवान ज़मीन पर बिखरे पत्थर उठाने लगे। थोड़ी देर बाद इसे बड़े बड़े पत्थरों और सरिये के टुकड़ों के दरमियान चंद कागज़ दिखाई दिए। इसने झुककर वो कागज़ उठाए, इन्हें आंखों के करीब लाया। इन पर उर्दू में कुछ लिखा था। ये देखो क्या लिखा है। उफ़क़ ने सामने मौजूद जवान की जानब कागज़ बढ़ाया, जिसने टॉर्च इस पर रखते हुए पढ़ना शुरू किया। मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, क्लास के सारे बच्चे बहुत चीख रहे हैं, मुझे भी रोना आ रहा है, मगर मैं रोऊंगी नहीं। मुझे पता है अभी कोई मुझे बचाने आ जाएगा, अभी अब्बू आ जाएंगे, वो ये डेस्क हटा देंगे जो मेरे ऊपर गिरा पड़ा है। कुछ सतूर छोड़ कर लिखा था, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, यहाँ बहुत डरावना सा अंधेरा है, शायद रात हो रही है, अब्बू अभी तक नहीं आए, प्लीज़ अल्लाह मियाँ अब्बू को भेज दें, मुझे बहुत डर लग रहा है, सारे बच्चे रो रहे हैं, किसी के अब्बू नहीं आ रहे, प्लीज़ कोई मुझे यहाँ से निकाले, मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना खाना है। अब बच्चे नहीं चीख रहे। मैंने मरियम को आवाज़ दी है मगर वो बोलती नहीं है। कशमाला कह रही है मरियम मर गई है, वो अब कभी नहीं बोलेगी। कशमाला ज़ोर ज़ोर से रो रही है, मुझे भी रोना आ रहा है, लिखा भी नहीं जा रहा। अल्लाह मियाँ प्लीज़ हमें यहाँ अकेला मत छोड़ें, हमें निकाल लें, यहाँ बहुत अंधेरा है। पढ़ते पढ़ते इस जवान का गला रुंध गया। अहमद, अहमद। उफ़क़ बाकियों को आवाज़ें देने लगा। अहमद और जीनत भागते हुए इधर आए। आओ जल्दी करो, ये मलबा हटाओ, शायद मरियम और उसकी बहन ज़िंदा हों। वो जाने की इस उम्मीद पर पत्थर हटाने लगा, शायद वो लड़की ज़िंदा हो, शायद वो ना मरी हो। इसने ये कागज़ यकीना पत्थरों के दरमियान सुराखों से ऊपर फेंका होगा और वो पत्थरों में फंस गया होगा। वो तेज़ी से मलबा साफ़ कर रहे थे। उफ़क़ के कपड़े मट्टी और गर्द से अट चुके थे। सख्त सर्दी के बावजूद पसीने आ रहे थे। लाशों की ताफन ज़दा बू हर तरफ फैली थी। थोड़ा नीचे ही मलबा हटाने पर इन्हें एक गोरी चिट्टी खूबसूरत बच्ची की लाश मलबे में फंसी दिखाई दी। इसके हाथ में एक पेंसिल जगड़ी थी। उफ़क़ का दिल ख़राब होने लगा। बमुश्किल ख़ुद पर काबू पाते वो जीनत और अहमद के साथ इस बच्ची की लाश निकालने लगा। इसकी कुचली हुई टांग पर एक भारी पत्थर था। वो तीनों झुककर वज़नी पत्थर उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी पल एक ज़ोरदार झटका लगा। इससे कबल कि इनमें से कोई सीधा होता, कमरे की आधी खड़ी छत ज़ोर से इन पर आन गिरी। सर, मैंने बहुत सोच समझ कर फ़ैसला किया है, मुझे इस पर पछतावा नहीं होगा। अपने इस्तीफ़ा पर डॉक्टर वास्ती के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर वो इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोली, इसके बावजूद अगर आप कभी वापस आना चाहें तो हमारे हस्पताल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। श्योर, मगर पता नहीं अब फिर कब वापसी हो, शायद मैं बैरूनी मुल्क चली जाऊं। एनीवेज़ आपका शुक्रिया सर। वो अपना इस्तीफ़ा देकर वहाँ से चली आई। आज इसका पिम्स में आखिरी दिन था।
इसे कल से वहाँ नहीं आना था। इन आखिरी चंद घंटों में वो तमाम मरीज़ों को मुकम्मल तवज्जो दे रही थी। रात में वो डॉक्टर कामरान के हमरा एक्सीडेंट में ज़ख्मी होने वाले इस शख्स की मरहम पट्टी कर रही थी, जिसको अभी कुछ देर पहले इसने नर्स से खून चढ़ाने को कहा था। ब्लड लगा दिया है? प्रीशा ने करीब आती नर्स की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। जी, ओ पॉजिटिव लगाया है, ओ नेगेटिव नहीं था। वो जाते जाते कुछ सोच कर पलटी। नहीं, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव दोनों ब्लड बैंक से ख़त्म हो चुके हैं। वो डॉक्टर कामरान की तरफ मुतवज्जो हुई। नर्स सर झुकाए वहाँ से चली गई। सिस्टर, ये इंजेक्शन लिए हैं और इस नंबर पर फ़ोन करके इस आदमी के घर वालों को इतला दे दें। डॉक्टर कामरान ने कागज़ पर कुछ लिख कर सर उठाया। नर्स जा चुकी थी। प्रीशा वहाँ खड़ी थी। इसने इनके हाथ से कागज़ ले लिया। सर, मुझे दे दें, मैं ले आती हूँ। हालांकि इसकी ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके थे, फिर भी वो नुस्खा उनसे लेकर वहाँ से चली आई। फार्मेसी से इंजेक्शन लेकर इसने शॉपर्स में डाले। फिर इस्तकबालिया डेस्क की तरफ आई। इस नंबर पर कॉल करनी है। वहाँ बैठी सिस्टर शुमाइला को वो कागज़ पर लिखा नंबर दिखाकर कहने लगी। इसी असना में इसकी पुश्त पर अस्पताल का शीशे का दरवाज़ा खोल कर धकेला। नर्स से बात करते करते इसने एक सेकंड को पलट कर देखा। कैमोफ्लाज वर्दी वाले फ़ौजी तेज़ी से स्ट्रेचर्स अंदर ला रहे थे। जाने आप किसको मलबे से निकाला है। वो तासुब से इन तीनों स्ट्रेचर्स को देखने लगी, जिन पर खून में लथपथ नफूस पर सफ़ेद चादरें डाली गई थीं। सफ़ेद चादरें खून से सुर्ख हो रही थीं। आगे वाले स्ट्रेचर को एक फ़ौजी धकेल रहा था, जिसे इसने शायद मुजफ्फराबाद में भी देख रखा था। सुने साहब, क्या हुआ है? कौन लोग हैं ये? वो यूं ही खड़े खड़े पूछने लगी। ये रेस्क्यू वर्क कर रहे थे, मलबे से लोगों को निकाल ही रहे थे कि आफ्टर शॉक्स की वजह से उनके ऊपर छत गिर गई। हमारा एक जवान तो वहीं शहीद हो गया था। इन तीनों को इधर लेकर आए थे, मगर दो ने रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरा शदीद ज़ख्मी है। ज़ख्मी को स्ट्रेचर वही फ़ौजी धकेल रहा था जिसके अपने कपड़ों पर भी खून लगा था और वो सख्त बुखलाया हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, इस ज़ख्मी को इस तरफ आगे राहदारी में ले जाओ, वहाँ इमरजेंसी है और ये दो बेचारे मर गए हैं इन्हें। सिस्टर, इसने करीब खड़ी नर्सों को इशारा किया जो मुस्तैदी थे। बाकी दोनों स्ट्रेचर्स की जानब लपकीं और इन्हें दूसरी जानब ले जाने लगीं। ज़ख्मी का स्ट्रेचर अभी बाकी फ़ौजी तेज़ी से आगे राहदारी में धकेल रहे थे। वो वापस इस्तकबालिया डेस्क की जानब पलटी। इस नंबर पर फ़ोन करके वो नर्स को समझाने लगी। फिर तमाम हदायत मुकम्मल करके वो दवाइयों वाला लफाफा हाथ में पकड़े इसने अपने कदम वार्ड की तरफ बढ़ा दिए, जहां डॉक्टर कामरान ने इंजेक्शन मंगवाए थे। दोनों नर्सें मैयतों वाले स्ट्रेचर्स लेकर अभी इसी जानिब आ रही थीं। नर्स के करीब से गुजरते हुए इसने एक नज़र मर जाने वाले रेस्क्यू वर्कर पर डाली, जिसका चेहरा सफ़ेद चादर से ढका था और इसके सीने के मकाम पर चादर के अंदर कोई उभरी हुई शय रखी थी। इसे बहुत से काम करने थे, मगर यकदम जैसे कोई एहसास हुआ था। इसने नर्स को रोका और चादर हटाई। मरने वाले का चेहरा और जिस्म खून में लथपथ था। इसके सीने पर रखी चीज़ इसके पी कैप थी। प्रीशा ने कैप उठाई। नीली पी कैप खून से सुर्ख हो चुकी थी। बेचारा। अफसोस से सर झुटक कर वो कैप को वापस रखने ही वाली थी कि एकदम किसी चीज़ ने इसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। इसने कैप को उलट पुलट कर देखा। इसके पिछले हिस्से पर सफ़ेद रंग से, जो खून के बायस गुलाबी हो चुका था, हाथ से लिखा था, हेल टू तैयब अर्दगान। ज़मीन और आसमान इसकी निगाहों के सामने घूमने लगे थे। वो बेइख्तियार लड़खड़ाई। कैप इसके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। हेल टू तैयब अर्दगान, इसने बेयकीनी से दोहराया। फिर तेज़ी से मरने वाले का चेहरा अपनी जानिब घुमाया। चौड़ा जबड़ा, घुंघराले बाल, सुनहरी। वो उफ़क नहीं था। हालांकि वो कैप उफ़क पहनता था, मगर वो कैप उफ़क की नहीं थी। वो इसके दोस्त जीनक यकीन की थी। जीनक उफ़क के बगैर कहीं नहीं जाता। अहमद का फ़िक्रा इसके दिमाग में गूंजा। मरने वाला यकीनन जीनक था और जीनक वाकई उफ़क के बगैर कहीं नहीं जाता था। अगर जीने किधर था तो उफ़क कहाँ था? इसने सर उठाकर सामने दूसरी नर्स को देखा, जो दूसरी मैयत वाला स्ट्रेचर धकेल रही थी। वो तेज़ी से स्ट्रेचर की जानिब लपकी, फिर कांपते हाथों से सफ़ेद चादर का कोना पकड़ा। इसमें चादर हटाने की हिम्मत नहीं थी। वो उफ़क को खून में लथपथ लाश बना नहीं देख सकती थी। इसने चादर हटानी चाहिए, मगर इसकी लरसती उंगलियों ने हरकत नहीं की। इनमें चादर हटाने की हिम्मत ही नहीं थी। नर्स ने जैसे कुछ समझकर सफ़ेद कपड़ा मरने वाले के चेहरे से उतार दिया। इसका सांस रुक गया। वो उफ़क नहीं था, वो अहमद दौरान था। मासूम क्यूट सा अहमद दौरान, जो बहुत हंसा करता था। अहमद, ओ गॉड! इसने बेइख्तियार इसका खून में लथपथ चेहरा थपथपाया। वो बेजान था। अहमद मर चुका था। इसकी गर्दन एक तरफ कंधे पर ढलक गई थी। नहीं, अहमद नहीं। वो चीख रोकने को मुंह पर हाथ रखे 2 कदम पीछे हटी।
दूर कॉरिडोर के दूसरे किनारे पर वो फौजी और वार्ड बॉय तीसरा स्ट्रेचर धकेल कर ले जा रहे थे। इसे जानने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तीसरा कौन था। वो बेख्तियार इसकी जानिब भागी। दवाई के लिफाफे का एक सिरा इसके हाथ से निकल गया। लिफाफा तिरछा हुआ। छोटी छोटी शीशियाँ एक एक करके इसके दौड़ते बदहवास कदमों के साथ चमकती टाइल्स पर गिरने लगीं। शीशियाँ टूटने की छनाकेदार आवाज़ पर इर्द गिर्द कितने ही लोगों ने सर उठाकर इसे देखा था, जो दौड़ते हुए कॉरिडोर के दूसरे सिरे तक आ गई थी। रुको रुको, इसकी हरासा आवाज़ पर वो जवान रुका। वो लिपक कर स्ट्रेचर तक आई। ज़ख्मी इंजीनियर का चेहरा अपनी जानिब किया। वो बंद आँखों से रुक रुक कर सांस लेता। उफ़क अरसलान ही था। उफ़क, मेरे अल्लाह, ये तो बहुत ज़ख्मी है, इसे फ़ौरन इधर लाओ। वो बदहवासी के आलम में इनके साथ कांपते हाथों से स्ट्रेचर धकेलती घसीटती इमरजेंसी तक लाई। डॉक्टर वास्ती, सर प्लीज़ इसे देखें, जल्दी करें वरना ये मर जाएगा। किसी और तरफ मुतवज्जो डॉक्टर वास्ती का बाजू खींचकर वो ने इस तक लाई थी। सर प्लीज़ जल्दी करें, इसका खून बह जा रहा है। इसका पूरा वजूद किसी सूखे पत्ते की मानद लरज़ रहा था। इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर वास्ती साथ खड़ी नर्स से कहने लगे, इसका ब्लड बहुत बह गया है, इसका ग्रुप चेक करें और इसके ब्लड का इंतज़ाम करें। ब्लड ग्रुप? प्रीशे ने चौंक कर सर उठाया। मुझे पता है, इसका ब्लड ओ नेगेटिव है। कहकर वो रुकी नहीं बल्कि भागती हुई बाहर आई। तब इसे याद आया कि ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव तो ख़त्म हो चुका था। ओ खुदाया, अब वो खून कहाँ से लाए? उफ़क को खून की शदीद ज़रूरत थी, मगर वो कहाँ से लाए? इसने याद करने की कोशिश की कि इसके किस अजीज़ रिश्तेदार का ग्रुप ओ नेगेटिव है। तब एक ख्याल बिजली की तरह इसके जहन में कूदा, सैफ। हाँ, सैफ का ग्रुप ओ नेगेटिव है। वो दौड़ते हुए इस्तकबालिया काउंटर तक आई। नर्स किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसने तेज़ी से रिसीवर झपटा, कॉल डिस्कनेक्ट की और लरसती उंगलियों से सैफ का नंबर मिलाने लगी। वो इस बुरी तरह हरासा और परेशान थी कि इसे भूल गया था कि इसके ओवरऑल पॉकेट में इसका मोबाइल फ़ोन भी रखा है। इससे तो सैफ का नंबर भी अच्छी तरह डायल नहीं हो रहा था। दिमाग बुरी तरह माऊफ था। बमुश्किल नंबर डायल किया। तीसरी घंटी पर सैफ ने हेलो कहा। सैफ, सैफ तुम प्लीज़ इधर पिम्स आ जाओ, इमरजेंसी है, ब्लड चाहिए। कौन परी, क्या हुआ? अम्मी तो ठीक हैं? सैफ का जहन फ़ौरन माँ की जानिब गया था, जो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। हाँ हाँ, वो ठीक है, मगर एक ज़ख्मी है, इसका ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ तो मरीज़ है। वो रिलैक्स हो गया। हाँ, और इसका फौरी ब्लड चाहिए, तो अस्पताल के ब्लड बैंक से ले लो ना। ज़लज़ले पर इतने तो लोगों ने खून दिया है, जो था वो लगा दिया गया है। अगर होता तो मैं तुमसे मांगती। वो झुंझला गई थी। तुम बस फ़ौरन इधर आ जाओ। परीक्षे में मसरूफ़ हूँ, हम टेंडर लेने के लिए फ़िगर्स दे रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। सैफ, खुदा के लिए, वो मर जाएगा, इसको फौरी ब्लड चाहिए, तुम प्लीज़ आ जाओ। पिम्स तुम्हारे ऑफिस के करीब ही तो है। उफ़क की ज़िंदगी के लिए इसने फिर इसकी मिन्नत की। मैंने कहा ना, नहीं आ सकता। सारे शहर में खून ख़त्म हो गया है क्या? किसी दूसरे अस्पताल से पता करो ना। वो बेजार से बोला। मगर हमें फ़ौरी चाहिए यार, क्या मसला है? मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा, घंटे तक आने की कोशिश करूँगा। घंटे तक? इसके पास घंटा नहीं होगा सैफ, वो मर जाएगा। खुदा के लिए सैफ, वो मर जाएगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम प्लीज़ आ जाओ। तो मैंने तो नहीं ज़ख्मी किया इसे, देखो मुझे इससे हमदर्दी है। वो जो कोई भी है, मैं आ भी जाता, मगर इस वक्त मैं वाकई सख्त मसरूफ़ हूँ। मुझे 2 करोड़ का मुनाफा मिल रहा है, इस टेंडर को मैं खोना नहीं चाहता। प्लीज़ अब मुझे तंग मत करो, बाय। वो रिसीवर पकड़े साकत सी खड़ी रह गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन, परीशे की ज़िंदगी दोबारा एक अजीब दोराहे पर आ खड़ी हुई है। ज़िंदगी और मौत शायद इन दोनों का पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती। हर बदलते कदम पर, हर नई मंजिल के आगाज़ पर मौत इनके सामने आ खड़ी होती है। मुसन्निफ़ा ने जिस खूबसूरती से इसे लिखा है, यकीन कीजिए कि पढ़ते हुए मुझे ख़ुद अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। और मेरी आवाज़ रुंध गई जब मैंने देखा कि वो एक छोटी बच्ची अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते मांगते कैसे आखिरकार इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ताला हम सब को ऐसी मुसीबतों, आफ़तों, परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस खूबसूरत नावल को लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जारी रहेगी। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक्स मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं और आपके लिए खूबसूरत नावल्स का इंतखाब करना मेरे लिए आसान बना देते हैं। इसी तरह जब आप कमेंट्स में मुझे
مشورہ بھی دیتے ہیں، اپنی فرمائش بھی کرتے ہیں اور میری تعریف بھی کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ جہاں میرا ڈھیر و خون بڑھ جاتا ہے وہیں آپ کے لیے خوبصورت دعائیں میرے لبوں سے نکلتی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی منزل کی طرف سفر کرتے ہیں تو بہت سے اچھے لوگوں کا ساتھ، ان کی شاباشی اور ان کی اپریسیشن آپ کی منزل کو آسان کر دیا کرتی ہے، اور بہت سے لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے منزل کی طرف بڑھ رہی ہیں تو ان کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت ملتی ہے، ان کو بھی ارادوں میں اور نیتوں میں پختگی کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے، ایک خوبصورت نیکی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہر نیک عمل کے لیے ہمیشہ دوسروں کی ستائش کی تمنا ہر کسی کے دل میں رہتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔